महार और राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत करते हैं। गोगामेडी हत्याकांड पर एनआईए की टीम एक्शन मोड में आ चुकी है, क्योंकि मामले को लेकर एनआईए की टीम ने राजस्थान और हरियाणा में कुल 31 ठिकानों पर छापेमारी की है। राजधानी जयपुर में टीम रोहित और नवीन के ठिकानों पर छापा मार रही है, तो वहीं टोंक में एनआईए की टीम ने हत्याकांड में गिरफ्तार पूजा सैनी के घर पर छापेमार कार्रवाई की है। टोंक के अलीगढ़ में सुबह 5 बजे से एनआईए ने पूजा के परिजनों से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की है। तो गोगामेडी हत्याकांड पर यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनआईए की टीम एक्शन मोड में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मामले को लेकर एनआईए की टीम ने राजस्थान और हरियाणा में कुल 31 ठिकानों पर छापेमारी की है। राजधानी जयपुर में टीम रोहित और नवीन के ठिकानों पर छापा मार रही है, तो वहीं टोंक में एनआईए की टीम ने हत्याकांड में गिरफ्तार पूजा सैनी के घर पर छापेमार कार्रवाई की है। टोंक के अलीगढ़ में सुबह 5 बजे से एनआईए ने पूजा के परिजनों से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की है। तो एनआईए के हाथों में केस है। एनआईए की तरफ से तफ्तीश लगातार की जा रही है। एनआईए की तरफ से आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इस मामले को लेकर एनआईए की टीम ने टोंक के अलीगढ़ हत्याकांड में गिरफ्तार लेडी डॉन पूजा सैनी के घर छापामार कार्रवाई की। एनआईए की टीम करीब 5 घंटे तक घर में मौजूद परिजनों से पूछताछ की और यहां से रवाना हो गई। 6 सदस्य एनआईए की टीम ने टोंक पुलिस लाइन से महिला थाने की गाड़ी और जाब्ते की डिमांड की। स्थानीय पुलिस ने महिला थाने का जाब्ता मुहैया कराया, जिसके बाद एनआईए की टीम ने अलीगढ़ पहुंचकर पूजा सैनी के परिजनों से पूछताछ कर पूजा से जुड़ी जानकारियां जुटाई। आपको बता दें कि गोगामेडी हत्याकांड में गिरफ्तार पूजा सैनी पर शूटरों को हथियार मुहैया कराने और आरोपियों को अपने साथ रखने का आरोप है। तो जयपुर और टोंक के अलीगढ़, ये देखिए किस तरह से एनआईए की आज सुबह से ही छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। महिला थाने की गाड़ी लेकर एनआईए की टीम एक तरफ पहुंची, तो जयपुर में भी अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की तरफ से जांच की गई है, पड़ताल की जा रही है। कोशिश ये कि कैसे जल्द से जल्द इस पूरे मामले का विस्तार से खुलासा किया जा सके। और ये बड़ी खबर झुंझुनू से मिल रही है, जहां पर गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए की रेड यहां पर भी देखने को मिली है। झुंझुनू के पिलानी में एनआईए की छापेमारी हुई है। एनआईए ने एक युवक को हिरासत में लिया है। एनआईए की रेड से गांव में हड़कंप मच गया है। तो एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई झुंझुनू में भी देखने को मिली। गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर झुंझुनू के पिलानी में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। एनआईए ने एक युवक को हिरासत में लिया है। एनआईए की रेड से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। तो झुंझुनू की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए की रेड देखने को मिली है। झुंझुनू के पिलानी में एनआईए की छापेमारी हुई है। एनआईए ने एक युवक को हिरासत में लिया है। एनआईए की रेड से गांव में हड़कंप मचा हुआ। और वहीं उदयपुर जिले में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आईटी की टीम ने 2 बड़े होटल समूहों और वेडिंग इवेंट कंपनी से जुड़े कारोबारी के ठिकानों पर कार्रवाई की है। आईटी की टीम फतेह रॉकवुड ग्रुप के होटल और बाकी ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है। दोनों होटल समूहों के कुल 27 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम जांच करने के लिए पहुंची है। तो उदयपुर जिले में आयकर विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आईटी की टीम ने 2 बड़े होटल समूहों और वेडिंग इवेंट कंपनी से जुड़े कारोबारी के ठिकानों पर कार्रवाई की है। आईटी की टीम फतेह रॉकवुड ग्रुप के होटल और बाकी ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन करती देखी गई। दोनों होटल समूहों के कुल 27 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां अंतिम दौर में है। कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई बड़े अधिकारी और नेता हिस्सा लेंगे। यह कॉन्फ्रेंस 4 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगी। कॉन्फ्रेंस में 28 राज्यों के डीजीआईजी भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में आयोजित होगी, जहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कैंपस को एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है। महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन के दौर पहले
6 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब प्रधानमंत्री 5 जनवरी की दोपहर को ही जयपुर आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। राजधानी में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन तक ठहरेंगे और 7 जनवरी को वापस दिल्ली लौटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजभवन में ठहरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सम्मेलन में 3 दिन रहेंगे और वो सहकार मार्ग स्थित ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 4 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक आयोजित होने वाले डीजीआईजी सम्मेलन की तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आरआईसी सेंटर झालाना में, जहां पर डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जो गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 3 से 4 दिनों तक यहाँ पर देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मसलों को लेकर के गहन मंथन चिंतन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। एसपीजी ने पूरे सुरक्षा घेरे में इस अब जो इलाका है उस पूरे इलाके को अब एसपीजी ने अपने घेरे में ले लिया है। इस सड़क पर आम लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। एसपीजी के ने तमाम इंतजामों को, सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप देने के साथ साथ ही राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो अलग अलग रूट्स पर तैनात रहेंगे। रुकने ठहरने का इंतजाम भी जो है वो जयपुर के अंदर किया गया है और 3 दिनों तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जयपुर में रुकेंगे। एसपीजी ने अपने गाड़ियों के काफिले के साथ में अपना जो रूट लाइनिंग है वो भी दोबारा से कर ली है और एसपीजी के तमाम अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के राजस्थान को एक बड़े आयोजन की मेहमान नवाजी का मौका इस बार मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम सुरक्षा सलाहकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बड़े कार्यक्रम, इस बड़े आयोजन में आने वाले हैं, जिसमें देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े आंतरिक और बाहरी मसलों पर मंथन चिंतन किया जाएगा। इसकी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ साथ ही अगले 4-5 दिनों तक जयपुर के अंदर कड़े सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे, क्योंकि देश भर के तमाम बड़े अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी एजेंसीज के अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचने जा रहे हैं। और आरआईसी झालाना का ये वो केंद्र है जहां पर बड़ी तादाद में हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर ये इलाका जो है वो हाल ही में इसका निर्माण किया गया था और इसका निर्माण करने के साथ साथ ही आरआईसी की इस कैंपस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तमाम जो पूरे देश के जो 28 राज्यों से के जो डीजीआईजी हैं और जो केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीआईजीज हैं उन्हें यहाँ पर संबोधित करेंगे और देश आने वाले समय में सुरक्षा के मसले को लेकर के किस तरीके से क्या कुछ कदम उठाने जा रहा है, क्या कुछ और सावधानियां बरतनी चाहिए कि जिस तरीके से साइबर अटैक और तमाम चीज़ें आई हैं, इन तमाम मसलों को लेकर के यहाँ पर मंथन चिंतन किया जाएगा। और उसके बाद में, इस मंथन चिंतन के बाद में देश का जो गृह मंत्रालय, देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उस पर आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। बड़ी खबर बूंदी से मिल रही है, जहां गोठड़ा बांध की दीवार में दरार पड़ने का मामला सामने आया। विभाग के अधीक्षण अभियंता ने निरीक्षण किया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। एडी अंसारी ने बांध स्थल का निरीक्षण किया। 7.30 करोड़ से 6 महीने पहले ही इसका निर्माण हुआ था। तो बड़ी खबर बूंदी से आपको बता रहे हैं, जहां पर गोठड़ा बांध की दीवार में दरार पड़ने का एक मामला सामने आया, जिसमें जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता ने निरीक्षण किया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी यहां मौजूद रहे हैं। एडी अंसारी ने बांध स्थल का निरीक्षण किया है। उर्स से पहले अजमेर दरगाह के पास कल 3 मंजिला जर्जर इमारत ढह गई थी। इसके आज लगातार दूसरे दिन मलबा हटाने का काम जारी है। तंग और संकरे रास्ते होने की वजह से मलबे को हटाने के लिए निगम की तरफ से छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम भी मौजूद रही। 1 दर्जन से ज्यादा नगर निगम के कर्मचारी मलबा हटाने के काम में जुटे हैं। बिल्डिंग का एक हिस्सा अभी भी जर्जर हालत में है, लेकिन इसको गिराने के लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। 8 जनवरी से उर्स मेले की शुरुआत होने वाली है और उसमें हजारों की तादाद में जायरीन पहुंचेंगे। प्रशासन ने 1 से 2 दिन में मलबा हटाने का दावा किया है। अभी आज सुबह से हमारी लेबर यहाँ लगी हुई है 5 बजे से और लगभग आज देख रहे हैं, आज शाम तक तो इस गली को खुलवाने की कोशिश करेंगे और ये बाकी का मलबा भी है वो कंटिन्यू हम लोग उठा रहे हैं। पास में एक जर्जर इमारत इसी की सटकर है, इसी बिल्डिंग की है। कौन सा जो है ये इसका हिस्सा है या इसी का हिस्सा है? उसका क्या किया जाएगा? उसको हम एक बार स्ट्रेंथन कर देंगे, सुरक्षित कर देंगे हमारे लेवल, क्योंकि मेला नजदीक। हाँ, मेला नजदीक, इसलिए सुरक्षित कर देंगे एक बार। क्या किया जाएगा इसके लिए? इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, बांस बल्ली लगा के इसको स्ट्रेंथन कर देंगे और अगर हटाने की जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे। बूंदी से बड़ी खबर, जहां दही खेड़ा के कोटा खुर्द गांव में झाड़ियों में एक नवजात मिली है।
ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। प्राथमिक उपचार के बाद नवजात को रेफर किया गया। नवजात बालिका को कोटा शकिया रेफर किया गया है। तो बड़ी जानकारी और खबर आपको दे रहे हैं बूंदी से, जहां देई खेड़ा के कोटा खुर्द गांव में झाड़ियों में एक नवजात मिली है। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। प्राथमिक उपचार के बाद नवजात को रेफर किया गया है। नवजात बालिका को कोटा शकिया रेफर किया गया है। बीकानेर में शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति की ओर से पीटीआई शिक्षक संघर्ष समिति की तरफ से पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करने और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय पर सिर मुड़वाकर अपना रोष व्यक्त किया। आपको बता दें कि पिछले 22 दिनों से शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बैकडेट डिग्री और फर्जी प्रमाण पत्र की जांच के लिए विभाग ने कमेटी का गठन किया था। जांच पूरी होने के बाद भी अभी तक कितने अभ्यर्थियों को अपात्र किया, इसकी कोई सूची जारी नहीं की गई है। भर्ती को लेके हम यहाँ बैठे हैं और अभी 1 महीने से हम इतनी ठंड में यहाँ बैठे हैं। पूरे राजस्थान से लड़के आ रखे हैं। हम इन लोगों से ये 10 बार मिल चुके हैं कम से कम, और ये रोज़ हमें आश्वासन देते हैं कि 2 दिन में अपात्र सूची जारी करते हैं, कभी कहते हैं 3 दिन में करते हैं, और अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब तो हमें ये अंदेशा है कि जैसे पहले भी इन्होंने क्या है कि इनके कुछ पारिवारिक अंदर के लोग हैं जो कर्मचारी, उनके पारिवारिक लोग इन्होंने फर्जीवाड़े में लगाए हैं, और अब तो ये अंदेशा है कि इनका पोल ना खुल जाए, इसलिए ना ये अपात्र सूची जारी कर रहे हैं, बस आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। हम लोगों ने मुंडन करके इनको अवगत करवाने की कोशिश की है, और आगे भी हमारा यही जारी रहेगा। कल भी हम भैंस के आगे बीन बजा के ये प्रदर्शन करेंगे कि इनको कुछ तो ये इनको शर्म आए कि 1 महीने से यहाँ बैठे हैं सारे बच्चे, और ये अंदर से आके पूछते तक नहीं है हमें। राजधानी जयपुर में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज बड़ी बैठक ली। ब्यूरोक्रेट्स के साथ सचिवालय कॉन्फ्रेंस में हॉल में सीएस सुधांश पंत ने एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में वीसी के जरिए जिला कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्त भी जुड़े रहे, जहां सभी ने अपने अपने विभागों की कार्य योजना पेश की। इस दौरान बैठक में सीएस ने 100 दिन की कार्य योजना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री मदन दिलावर ने आज मंत्री पद की संभाला है और सचिवालय में विधिवत पूजा पाठ के साथ मंत्री मदन दिलावर ने पद संभाला। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए वो आपको सुनाते हैं। आशीर्वाद लेकर के आज अपना काम प्रारंभ करूंगा। मैं प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुख, परेशानियां, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार जो आपने सहा है अब वो नहीं होगा, यानी उसकी पुनरावृत्ति अब कभी हो नहीं सकती। ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्षेत्र के लिए भी कुछ प्राथमिकताएं? क्षेत्र के लिए मेरी प्राथमिकता है कि अपराध और अपराधी मुक्त हो, चिकित्सा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो जो लुंजपूर्ण और जीर्ण शीर्ण है, और हर खेत को पानी मिले, इस पर हमारा काम होगा। और अब खबर श्री गंगानगर से, जहां श्रीकरणपुर में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी से मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी हैं प्रत्याशी, यहां कांग्रेस से रुपिंदर पाल सिंह उम्मीदवार हैं। तो श्रीकरणपुर में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का वक्त भी खत्म हो जाएगा। श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है, वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस ने यहां पर पूरी ताकत अपनी तरीके से झोंकी हुई है। बीजेपी से जहां मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी यहां प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से रुपिंदर पाल सिंह उम्मीदवार हैं। तो 5 जनवरी को सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे श्रीकरणपुर में। और एक तरह से कहें कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पूरी तरह से तैयार हैं। कुल वैसे उम्मीदवार 12 हैं इस चुनाव मैदान में श्रीकरणपुर के। मतदान केंद्र की संख्याओं की अगर बात करें तो 249 मतदान केंद्र श्रीकरणपुर में रखे गए हैं, और कुल मतदाता जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे उनकी संख्या 2,40,286। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,25,850 है। और शाम 6 बजे आज चुनाव प्रचार थम जाएगा।
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने के बाद पहली बार बूंदी दौरे पर आए हीरालाल नागर कोटा जाते वक्त कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला से स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वागत सत्कार से खुश होकर मंत्री नागर ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिले का प्रतिनिधित्व नहीं होने से वो खुद जिले का प्रतिनिधि बनेंगे और जिले की समस्याओं को सीएम के सामने रखकर उसका समाधान करवाएंगे। जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष महत्व रखता है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सहयोग मिलता रहा है। कुछ कारणों से मान लीजिए इस बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में बूंदी जिले से नहीं है, वो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और बूंदी जिले को विशेष तरजीह देकर संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सरकार के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी बूंदी जिले में कोई कमी नहीं रखने देंगे। इस बात का विश्वास दिलाता हूं और यहाँ की जो भी समस्याएं होंगी उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो भी उनके सहयोग से उनके जो आदेश होगा उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानेगी और अधिकारियों को भी निर्देश होंगे कि कार्यकर्ताओं की पूरी बात सुन के और उनकी समस्याओं का समाधान करें। गृह कलेश में एक महिला की मौत के मामले में सास और ननद पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के पति ने अपनी मां और बहन पर पत्नी को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। वहीं पत्नी की मौत की सूचना के बाद पति की हालत खराब हो गई है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मृतका के पति ने बताया कि अक्सर घर में मामूली बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। फिलहाल रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस के मामले की जांच कर रही है। घर में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद मेरी पत्नी को जहर दे दिया। मैं छत पे था, मैं छत पे से नीचे आया तो मैंने देखा कि वो उल्टियाँ कर रही थी। उल्टियाँ, मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा मुझे जहर दे दिया है। उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में 1-1.5 घंटे में दम तोड़ दिया उसने। जो इसमें मृतका है उसकी सास और ननद जो दोनों हैं उनके बीच में आपस में कोई झगड़ा हो रहा था, बातचीत हो रही थी। तो इसी दौरान जो सुनील कुमार है वो छत पे चला गया। वो वापस आया नीचे तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जहर खाने के कारण उल्टियाँ कर रही थी। तो उसने बताया, उसकी पत्नी ने, मृतका ने उसको बताया कि उसकी माँ और बहन ने उसको जहर दे दिया। तो इस संबंध में उसने रिपोर्ट दी, तो इस पर हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। बांसवाड़ा शहर में पिछले साल अक्टूबर में एक व्यापारी पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी भोपाल से की गई है। आपको बता दें कि आरोपी 1 साल से फरार थी। इसी के साथ ही आरोपी के सर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तार हुए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से आ रही है, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सर्वे में अब पूरा जेडीए का विभाग जुटा हुआ है। निगम अवैध निर्माणों के खिलाफ सर्वे करने के बाद कार्रवाई के निर्देश जेडीए प्रवर्तन को दिए हैं। जेडीए प्रवर्तन नगर निगम सतर्कता विंग को इस संबंध में निर्देश मिले हैं। जेडीए नगर निगम हेरिटेज ग्रेटर के अधिकारियों की बैठक हुई। अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई की जा रही है। जेडीसी डॉक्टर जोगाराम की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में जेडीए और निगम के प्रवर्तन अधिकारी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से आ रही है, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। सीएम के निर्देशों के बाद सर्वे में जेडीए का प्रशासन जुटा हुआ है। निगम अवैध निर्माणों के खिलाफ सर्वे कर कार्रवाई के निर्देश देगा और इस संबंध में जेडीए प्रवर्तन नगर निगम सतर्कता विंग को निर्देश मिले हैं। हिट एंड रन कानून को लेकर 3 दिनों से देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद कल शाम को कुछ वाहन संगठनों को हड़ताल को स्थगित करने का ऐलान किया था। हालांकि कुछ वाहन संगठनों ने खुद को इससे अलग रखा है और हड़ताल को जारी रखा है। राजधानी जयपुर में ऑटो एसोसिएशन समेत 14 वाहन संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अजमेर जिले में वाहन संगठनों ने बंद का आह्वान वापस लिया है।
हिट एंड रन कानून में हुए बदलाव के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम जैसी स्थिति बन गई थी, जिसके चलते अजमेर में बस और टैक्सी यूनियन की तरफ से 3 जनवरी को यातायात बंद रखने का आह्वान किया गया था। वहीं सरकार के नए हिट एंड रन कानून के अभी रोक लगाने के बाद सभी स्थानों पर बंद के आह्वान को वापस ले लिया गया है। यूनियन के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद फैसला लिया है। इस दौरान शहर में यातायात के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। उसके बाद कल देर रात को निर्णय हुआ कि इस नियम को या इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद हड़ताल को समाप्त किया गया। अजमेर में बस यूनियन हो या फिर टेम्पो यूनियन हो या फिर अलग अलग यूनियन जो बनी हुई है, उन तमाम यूनियन ने आज बंद का आह्वान किया था। लेकिन कल रात को कॉल के बाद सभी के बीच यह अपील हुई है कि किसी तरह का बंद नहीं होगा। देर रात को कलेक्टर की अध्यक्षता में अजमेर में बैठक हुई और उसके बाद जो है तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से लागू कर दी गई हैं और तमाम जो टेम्पो हैं वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। सिटी बसें हों या टेम्पो हों, ये तमाम जो यातायात के साधन हैं वो सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं, जिससे कि किसी तरह की परेशानी ना हो। रात को कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने हमें आश्वस्त कराया कि जो सरकार ने जो नया कानून लागू करने जा रही थी उसमें अभी लागू नहीं कर रहे हैं और आगे कभी लागू करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे जो भी यूनियन है उनसे राय मशवरा करके ही इसको लागू किया जाएगा, अगर लागू करना पड़ा तो। उसके बाद हमें आश्वासन किया गया कि भाई इसलिए आप भी अपना संचालन जो है वापस ले लो। तो हमने भी उनके आश्वासन के बाद यह निर्णय लिया है कि हमारी जो सिटी बस है, टेम्पो हैं, वो यथावत स्थिति में चलेंगे। आज हमारा संचालन चालू रहेगा। आज टेम्पो यूनियन हो, बस यूनियन हो या फिर अलग अलग जो ऑटो यूनियन है, उन सभी की ओर से जो है अभी जो है बंद का आह्वान वापस ले लिया गया है। अब अजमेर में तमाम जो वाहन है वो संचालित हो रहे हैं और इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में ड्राइवर और यूनियन की ओर से भी